बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि यह बैठक रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक चली और करीब 7 घंटे तक चली। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। खबर यह भी है कि बैठक में दिल्ली चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई, जिनमें कुछ नामों पर मोहर लगने की खबर है। इस बैठक में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज समेत दिल्ली बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। चीन ने पानी की सफाई करने वाला खास तरह का रोबोट बनाया है। झीलों और नदियों के अंदर घुसकर उनकी गंदगी साफ करने वाले इस रोबोट का शिनजियांग प्रांत में प्रदर्शन किया गया, जहां किसी छोटे टैंक की तरह दिखने वाले इस रोबोट को एक क्रेन की मदद से झील के अंदर उतारा गया। इंजन चालू होते ही रोबोट एक पाइप की मदद से अंदर का गंदा पानी बाहर निकालने लगा। इस रोबोट में पानी के भीतर काम करने वाले कई तरह के कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से बाहर बैठे लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये रोबोट पानी के अंदर 100 मीटर की गहराई तक जा सकता है और तलहटी की सफाई के साथ साथ ये पानी में मौजूद गंदगी को भी छानकर बाहर निकाल सकता है। ट्रायल में कामयाब होने के बाद अब इस रोबोट को गंदी झीलों और नदियों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली के कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाली सड़क पर हो रहे प्रदर्शन को हटाने के लिए एक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें भारी हंगामा हो गया। नागरिकता कानून के विरोध में इस सड़क पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हैं, जिन्हें हटाने के लिए पदयात्रा निकाल रहे लोगों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। रास्ता बंद होने से भारी दिक्कतों का सामना कर रहे लोग काफी गुस्से में थे। ये तस्वीरें हम आपको सरिता विहार की दिखा रहे हैं और धीरे धीरे जो पूरा पदयात्रा है ये सरिता विहार थाने की तरफ आगे बढ़ रही है। इस दौरान कई लोगों ने हाथों में तिरंगा ले रखा था, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया, जिस पर लोग भड़क गए और पुलिस से ही उलझ पड़े। उन्होंने वहां लगे बैरिकेड को गिरा दिया। इस पद यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो दूसरी सड़कों को बंद कर देंगे। आज 25 दिन हो गए यहाँ पे हमें जाम से जूझते हुए, ना तो हम नवेड़ा जा पा रहे हैं, ना नवेड़ा से लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 25 दिन हो गए आज वो स्कूल नहीं जा रहे। लोगों के इस गुस्से को देखते हुए पुलिस ने उन्हें जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। हम उनको लगातार अपील कर रहे हैं, उनके साथ हमारा बातचीत हो रहा है और हमें उम्मीद है कि वो लोग भी हमारे अनुरोध को और पब्लिक की तकलीफ को देखते हुए, आम जनता, आम नागरिकों की तकलीफ को देखते हुए वो समझ करके ये रोड ब्लॉकेड को हटाएंगे। कालिंदी कुंज नोएडा रोड बंद होने का असर दूसरी सड़कों पर पड़ रहा है और उसकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम लगा रहता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजब कमांडर नवीद समेत 2 आतंकवादियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह से पुलिस पूछताछ कर रही है। आईजी विजय कुमार ने बताया कि डीएसपी के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव होगा। डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवादियों को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था, तभी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। हमारे पुलिस अफसर है, ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो जिस हालत में पकड़ा गया, जो कि मिलिटेंट को अब गाड़ी में बैठा के ड्राइव करके जम्मू साइड जा रहा था, ये हीनियस क्राइम है। इसीलिए उसको हमने वही ट्रीट किया जो मिलिटेंट को करते हैं, प्रॉपर अरेस्ट किए, रिमांड पर लाए हैं, इंट्रोगेशन चल रहा है और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक ने अपने कई अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मोदी सरकार से मदद मांगी। जानकारी के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम में सुपरटेक के 12 प्रोजेक्ट पैसों की कमी की वजह से अधूरे पड़े हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सुपरटेक ने केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपए की मांग की। कंपनी के मुताबिक इन 12 प्रोजेक्ट में 20,000 फ्लैट हैं जो पूरे होने के करीब हैं। नवंबर 2019 में सरकार ने देश भर में 1500 से ज्यादा अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया था और इसी फंड से सुपरटेक ने अपने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुपए के लिए आवेदन दिया है। कंपनी का दावा है कि पैसा मिलने के बाद 1 से 2 साल में सभी 20,000 फ्लैटों को तैयार कर खरीदारों को सौंप दिया जाएगा। सरकार के बनाए इस फंड से एक प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा 400 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं।
अब से कुछ देर बाद यूपी में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास होगा, तो ये अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर में यूपी में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास होगा। तो इस लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और 9:30 बजे का वक्त दिया गया है इस बैठक को शुरू होने में, जिसमें ये अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि काफी समय से इसको लेकर के चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश के गुना में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस ने कलाकार के साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस बीच कलाकार यमराज की वेशभूषा में था, जिसने बिना हेलमेट लगाए बाइक पर आ रहे लोगों को गदा दिखाकर रोक लिया और यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत दी, जिस पर बाइक सवारों ने कलाकार से माफी भी मांगी और आगे से हेलमेट लगाने का भरोसा दिया। आगे से हेलमेट पहन के चलोगे, आज हम आपको बख्शे देते हैं। हाथ पकड़ के माफी मांगो। बाइक वालों को हेलमेट लगाने की नसीहत देने के साथ ही कार वालों को भी रोककर सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा गया। आंदा सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपको जल्दी हमारे साथ चलना पड़ेगा। पुलिस ने इस जागरूकता अभियान के तहत यातायात के नियम तोड़ने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, बल्कि गुलाब का फूल देकर आगे से नियम पालन करने की नसीहत देकर उन्हें जाने दिया। बिहार के बक्सर में छात्रों ने ट्रेन के इंजन पर सवार होकर यात्रा की। बिहार पुलिस ने सिपाही की भर्ती परीक्षा खत्म होते ही रेलवे स्टेशन पर छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा और फिर जिसे ट्रेन में जहां जगह मिली वो बस वहीं सवार हो गया। जान की परवाह किए बगैर छात्र ट्रेन के इंजन के चारों तरफ चढ़ गए। यही नहीं, कुछ छात्र ट्रेन के दरवाजों पर भी लटक कर यात्रा करते नजर आए। रेलवे प्रशासन के मना करने के बावजूद छात्रों ने ट्रेन के इंजन पर सवार होकर यात्रा की और रेलवे पर बद इंतजामी का आरोप लगाया। कोई व्यवस्था नहीं की गई है और हम लोग को इतनी दिक्कत है कि देख लीजिए आप खुद ही, हम लोग कहाँ पर यात्रा करने को मजबूर हैं। बक्सर स्टेशन पर छात्रों की भीड़ होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। हालांकि रेलवे ने वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया। हम लोग पर्याप्त संख्या में बल मौजूद है, किसी भी तरह का परीक्षार्थी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल बिहार के आरा स्टेशन पर भी रहा। वहां भी छात्र ट्रेन के इंजन पर सवार होकर यात्रा करने को मजबूर हो गए। रेलवे के अधिकारियों ने छात्रों से इंजन से उतरने के लिए भी कहा, लेकिन वो नहीं माने और इंजन पर यात्रा करने के लिए जिम्मेदार रेलवे प्रशासन को ही माना। इंजन में जाने का शौक नहीं है, सरकार की कमी है, इसके लिए हम इंजन पे जा रहे। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने सुरक्षा बल पर हमले की नई साजिश रची है। एक जानकारी के मुताबिक जवानों को निशाना बनाने के लिए आतंकी बम या बंदूक के बजाय जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए ये आतंकी जवानों के खाने और पीने के पानी में जहर मिलाने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने ऐसे लोगों को चुना है जिनका सुरक्षा बल के कैंपों में आना जाना है, ताकि वो जवानों के खाने पीने की चीजों में आसानी से जहर मिला सकें और किसी को उन पर शक भी न हो। खबर है कि आतंकी जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के कैंपों को निशाना बनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि कैंपों की सुरक्षा में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया है। शोपियां में सुरक्षा बल को कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोते नजर आए, जिस पर उन्होंने बाद में तबीयत खराब होने की बात कही। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पर थप्पड़ मारने से तिलमिलाई पत्नी ने अपने मायके के लोगों को बुलाकर पति को पिटवा दिया। यूपी के एटा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने नागरिकता कानून पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। हरियाणा के जिंद में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को मारपीट का वीडियो आने पर उसे सस्पेंड किया गया। मुंबई में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों ने पुलिस को फूल देकर सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक थिएटर ग्रुप के कुछ लोग पहुंच गए और एनआरसी के विरोध में नारेबाजी की। रविवार को बुक फेयर का आखिरी दिन होने की वजह से प्रगति मैदान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जिनके बीच थिएटर से जुड़े लोगों ने एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया। ढफली लेकर इन लोगों ने फैज अहमद फैज की हम देखेंगे नज्म भी गाई, जिस पर कुछ रोज पहले ही विवाद हुआ था। जिस पर वहां मौजूद लोग एनआरसी के समर्थन में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां हंगामा और भी बढ़ गया। हंगामा
हंगामा बढ़ता देख वहां कुछ देर में पुलिस वाले पहुंच गए। बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर पुलिस ने थिएटर ग्रुप के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें कुछ देर बाद ही छोड़ दिया गया। जेएनयू हिंसा में शामिल 2 आरोपी लड़कियों की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक 5 जनवरी को जेएनयू में हुई हिंसा में शामिल 2 आरोपी लड़कियों की पहचान कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जेएनयू हिंसा में शामिल 2 आरोपी लड़कियों की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक 5 जनवरी को जेएनयू में जो हिंसा हुई थी उसमें शामिल 2 आरोपी लड़कियों की पहचान कर ली गई है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहचान करना बेहद जरूरी हो गया था। जो जेएनयू में उस वक्त हिंसा में हालात बने थे, कई छात्रों को पीटा गया था और उसके बाद लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी। अब जो बताया जा रहा है कि 2 लड़कियों की पहचान हो गई है और उनकी पहचान करने को लेकर के लगातार पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। बढ़ते हैं आगे, झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड की गिरिडीह में पुलिस की पथराव कर रहे लोगों के साथ झड़प हुई। बताया गया कि वहां नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाल रहे लोगों पर भीड़ ने पथराव कर दिया और जब हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची तो भीड़ ने पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाला और पथराव कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस पर भी जब पथराव नहीं रुका तो पुलिस वालों ने धुएं की आड़ लेकर और नजदीक से हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रशासन ने हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जितने भी लोग जिन्होंने गलत कार्य किया है, जिन्होंने भी कानून तोड़ा है, सभी को चिन्हित कर सख्त और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये कानूनी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। वहीं नागरिकता कानून के समर्थन में रैली निकाल रहे लोगों ने पथराव में कई लोगों के घायल होने का दावा किया। एक समर्थन जुलूस निकाला था, उसमें अचानक जिसको हम लोग कठपुलवा कहते हैं, आजाद मौलाना आजाद चौक के पास काफी मात्रा में पथराव करना शुरू कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने शिवसेना को रैली निकालने से रोक दिया। बताया गया कि शिवसेना ने नागरिकता कानून पर जागरूकता फैलाने के मकसद से जन जागरण यात्रा का आयोजन किया था, लेकिन पुलिस ने प्रशासन की मंजूरी नहीं होने का हवाला देते हुए इस यात्रा को बीच में ही रोक दिया, जिससे यात्रा में शामिल शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद शिवसेना कार्यकर्ता नागरिकता कानून का विरोध करने वालों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वापस लौट गए। शिवसेना ने यात्रा की मंजूरी नहीं देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपने का दावा किया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन प्रदेश स्तर से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि हम किसी भी इस कानून के विरोध में नहीं, समर्थन में रैली जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने 60 सैटेलाइट की तीसरी खेप को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इन स्टारलिंक सैटेलाइट को उनकी कक्षा में भेजने के लिए कंपनी ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जिसे फ्लोरिडा के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया और वो तेजी के साथ ऊपर की तरफ उठने लगा। 3, 2, 1, 0 इग्निशन, लिफ्ट ऑफ। कुछ देर तक उड़ने के बाद रॉकेट का पहला हिस्सा अलग हो गया और उसका दूसरा इंजन चालू हो गया। धरती से करीब 300 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद इन सभी उपग्रहों को एक एक कर उनकी कक्षा में छोड़ दिया गया। सभी उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ने के बाद रॉकेट दोबारा धरती की तरफ लौटने लगा। धरती के करीब पहुंचते ही रॉकेट का इंजन एक बार फिर चालू हो गया और करीब 1 घंटे बाद रॉकेट समंदर पर मौजूद एक प्लेटफॉर्म पर लैंड कर गया। स्पेसएक्स का ये फैल्कन रॉकेट रीयूजेबल है, यानी ये मिशन के बाद जमीन पर फिर लौट आता है, जिसकी वजह से इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जयपुर में सड़क पर गलत दिशा से गाड़ी लेकर आने के आरोप में रोके जाने पर एक कार सवार ट्रैफिक पुलिस वालों से भिड़ गया। आरोपी की कार सवार ने शराब पी हुई थी और जब उसे गलत दिशा से आने के आरोप में रोका गया तो वो ट्रैफिक पुलिस वालों पर भड़क गया और कार से बाहर उतरकर उनसे बदसलूकी करने लगा। यही नहीं, जब वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उन्हें भी धमकाना शुरू कर दिया। ये पुलिस चली जाएगी, फिर कहाँ जाएगा तू? ट्रैफिक पुलिस वालों ने काफी देर तक कार सवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे वो अपनी पहुँच का हवाला देकर उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। कार सवार का हंगामा बढ़ता देख ट्रैफिक पुलिस वालों ने अपने अधिकारियों को मदद के लिए बुला लिया। अरे बोला DI को भेजे। इसके बाद भी जब ट्रैफिक पुलिस वाले शराब के नशे में धुत कार सवार को काबू में नहीं कर पाए तो उन्होंने नजदीक के थाने से मदद मंगवाई।
हालांकि पुलिस वालों को भी हंगामा कर रही कार सवार को गाड़ी में बिठाने और थाने ले जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेंगलुरु में पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह को गिरफ्तार करने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह पंजाब से भागकर बेंगलुरु में छिपा हुआ था। पिछले 4 महीने से बेंगलुरु में किराएदार बनकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। बताया गया कि पंजाब पुलिस ने जर्नैल सिंह के बेंगलुरु में होने की जानकारी कर्नाटक पुलिस को दी थी, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस को सौंप दिया। पंजाब पुलिस ने जर्नैल सिंह के खिलाफ मार्च 2019 में केस दर्ज किया था, जिसके बाद वो फरार हो गया था। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसका सबसे ज्यादा असर श्रीनगर में दिखा। लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि बर्फबारी आसमान से गिरती सफेद आफत के बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी दिखाई दी। श्रीनगर में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि दुकानों, मकानों और पेड़ों के अलावा गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। यही नहीं, लगातार हो रही बर्फबारी से कई तालाब जम गए और डल झील में खड़ी नाव पर भी बर्फ की चादर बिछ गई। सड़कों पर इतनी फिसलन हो गई कि गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी, जिसके बाद सड़क से बर्फ हटाने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ी। इसके बावजूद लोगों ने बर्फ का गिरना अच्छा बताया। बहुत खुश है कि यहाँ पे मौसम रह रहा था, उस वजह से यहाँ पे चेकलान में बर्फ जो पड़ने का वो वक्त था वो अभी आया नहीं था। अभी कुछ दिनों में ही ये बर्फबारी देखने को मिला और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बर्फ पड़ने की वजह से कई रास्ते बंद हो गए और खाने पीने की चीजें भी महंगी हो गईं। 20 का चीज होता है वो 40 में होता है, जो 40 का होता है वो 100 में बिकता है। बहुत मुश्किल पड़ता है। हालांकि बर्फ गिरने की वजह से पर्यटकों के चेहरे खिल गए और उन्होंने इसका पूरा लुत्फ उठाया। नागरिकता संशोधन कानून पर आगे की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे संसद परिसर में ये बैठक होनी है। विपक्ष की इस बैठक में टीएमसी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। बैठक में सोनिया गांधी के अलावा गुलाम नबी आजाद, सीपीएम के सीताराम येचुरी और सीपीआई से डी राजा के अलावा शरद यादव इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। एजेंडा क्या है? देखिए, एजेंडा साफ तौर पे है। बावजूद प्रधानमंत्री जी के ये कहने के कि विपक्ष इन आंदोलनों के पीछे है, विपक्ष आंदोलनों के पीछे नहीं था। अब सॉलिडारिटी देने का वक्त आ गया। ये स्वतः स्फूर्त था। बाएं हाथ में काली पट्टी, दाहिने हाथ में बाबा साहब का संविधान, कांधे पे तिरंगा, पहचानो इनके कपड़ों से। विश्वविद्यालयों में हुआ, फैक्ट्रियों में हुआ, सड़कों पे हुआ। अब उम्मीद ये है कि तमाम जो विपक्ष के दल है, समरुझान वाली विचारधारा के, वो आवाम से ये कहें कि जब नागरिकता को लेकर के आप सब सड़कों पे हैं, जब संविधान की रवायतों को दफन करने की कोशिश की जा रही है, पन्नों को स्याह करने की कोशिश की जा रही है, तो विपक्षी दल आपके साथ खड़े हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, विपक्ष की बैठक तो हो रही है, लेकिन इस बैठक में टीएमसी, बीएसपी और आप शामिल नहीं होगी। क्या विपक्षी एकजुट नहीं है? देखिए, विपक्ष की एकजुटता पर बड़ा सवाल है, क्योंकि सीएए, एनआरसी और साथ ही साथ जेएनयू में जो हिंसा हुई थी, इन सब मसलों को लेकर विपक्ष की बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस ने एक बड़ा एक तरह से कदम उठाया था और कोशिश की थी कि सारे विपक्षी दलों को एकजुट करें। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि मायावती नाराज हैं, किस तरह से राजस्थान में उनके विधायकों को तोड़ करके मिला लिया गया अपनी पार्टी में कांग्रेस द्वारा, और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों राज्य में गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो इसके अलावा आम आदमी पार्टी, दिल्ली में चुनाव है, कोई संकेत वो देना नहीं चाहती कि वो कांग्रेस के साथ दिख रही है। साथ ही साथ शिवसेना के भी इस बैठक में आने के आसार बेहद कम है। तो इस तरह से जो बैठक है, ये कुछ दलों की एक बैठक रह गई है, वो विपक्ष की बैठक अब इसको नहीं कहा जा सकता। जबकि कोशिश कांग्रेस की यही थी कि सारे विपक्ष को एकजुट दिखाया जाए। जिस तरह से पिछले दिनों एनआरसी को लेकर के या सीएए को लेकर के पूरे देश में एक माहौल बना है, उसको कैश करने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस। बिल्कुल, तो ये जो बैठक होने वाली है, इसमें कई दल गायब हैं और अब कांग्रेस अकेले पड़ती हुई नजर आ रही है। गृहमंत्री से राजवाना की फांसी की सजा माफ करने की मांग। दिल्ली में अकाली दल की प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बलवंत सिंह राजवाना की सजा माफ करने की अपील की। यूपी के कानपुर में छेड़खानी के आरोप में लोगों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा, उसके कपड़े तक फट गए। बिहार के पूर्णिया में आग लगने से ट्रक धुआं कर जल गया, जिसमें ड्राइवर की भी मौत हो गई। वीआईपी सुरक्षा में कटौती के बाद मोदी सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी कमांडो पूरी तरह हटाने का फैसला लिया। यूपी के कानपुर में 2 पक्षों में किसी बात पर मारपीट हो गई, जिसमें कई लड़कियां भी शामिल थीं। कोलकाता में एक महिला ने फ्लाइट में बम होने की अफवाह फैलाकर इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देश भर में टोल प्लाजा पर फास्टैग लागू होने के बाद
नेशनल हाईवे से स्पीड ब्रेकर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर हटाने के लिए अभियान की शुरुआत इसलिए की है ताकि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक न लगे। खासतौर से टोल प्लाजा पर गाड़ियों को निकलने में कोई परेशानी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने और कम करने के दौरान स्पीड ब्रेकर से काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे में तेल की खपत बढ़ जाती है। इसलिए सरकार की दलील है कि स्पीड ब्रेकर हटाने से न केवल फ्यूल की बचत होगी बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके अलावा हाईवे से मरीजों और बुजुर्गों को आने और जाने में भी आसानी होगी, क्योंकि इससे उन्हें झटके नहीं लगेंगे। नागरिकता कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम कोलकाता के बेलूर मठ पहुंचे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए ममता बनर्जी समेत विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि नागरिकता कानून से देश के किसी भी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर हंगामा करने का आरोप लगाया। जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीति खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। वे भी समझदार है, लेकिन समझना चाहते नहीं है। इससे पहले पीएम ने श्रद्धालुओं के साथ बेलूर मठ का दौरा किया। उन्होंने वहां संतों के साथ भजन भी गाए। राम कृष्ण शरणम शरण्ये। इसके बाद प्रधानमंत्री बेलूर मठ के किनारे एक नाव पर भी सवार हुए। बिहार के भागलपुर में दो आदमियों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि ये दोनों भाई हैं, जिनके बीच किसी बात पर झड़प हो गई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में तब्दील हो गई और दोनों एक दूसरे पर थप्पड़ घूंसे बरसाने लगे। इस बीच एक महिला उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई दी, जिसके बाद झगड़ रहा एक आदमी दौड़ता हुआ गया और हमले के लिए सड़क के किनारे खड़े एक ठेले से कड़छी उठा ली। हालांकि दूसरे आदमी ने उसके हाथ से कड़छी छीन ली, जिसके बाद उसने सड़क के किनारे एक दुकान पर रखा मटका उठाकर उस पर फेंक दिया। इस बीच जिसके हाथ जो लगा उसने उसे हथियार बना लिया। दोनों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर हंगामा शांत करवाया। यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस ने कुछ ट्रक ड्राइवरों को दौड़ा कर पीटा। बताया गया कि 15 दिन बंद रहने के बाद रास्ता खुलने पर बिहार के ट्रक वाले यूपी में एंट्री कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर को पुलिस के जवानों ने घेर लिया और उस पर बरस पड़े। उन्होंने लाठी से उसकी जमकर पिटाई की, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आईं। पुलिस वाले यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक ट्रक पर चढ़कर दूसरे ड्राइवरों को भी इसी तरह पीटा। हम बोले कि अगला गाड़ी इधर से गया, उसके बाद हम लोग सोचे आए, तो उसका बाद हम लोग डंडा चालू कर दिया। बताया गया कि रास्ता खुलने के बाद पहले यूपी से बिहार जा रहे ट्रकों को निकलने के लिए कहा गया था। इस बीच बिहार से यूपी जा रहे ट्रक वालों ने अपने ट्रक निकालने शुरू कर दिए, जिस पर हंगामा शुरू हो गया था। हिमाचल प्रदेश में सड़कें बंद होने से मुसीबत बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से 609 सड़कें और 5 नेशनल हाईवे बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश की मनाली में मौसम विभाग ने फिर भारी बर्फबारी की संभावना जाहिर की। वहां पहले से ही तापमान माइनस के नीचे है। उत्तराखंड के टिहरी में लोगों ने बर्फ से एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की। बीसीसीआई की गौतम गंभीर और मदन लाल को क्रिकेट सलाहकार समिति का मेंबर बनाने की तैयारी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर दूषित पानी भेजने का आरोप लगाया। जितना भी रॉ वाटर आता है वो दिल्ली में या तो हरियाणा के माध्यम से हमारे पास आता है, और गंदा पानी दिल्ली में सप्लाई हो रहा है। पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो केवल एन चुनाव से पहले क्यों हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिर ताजा बर्फबारी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वॉल्वो बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। 2 यात्रियों की मौत हुई है, 16 से 18 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर
वॉल्वो बस पलटी है जिससे बड़ा हादसा हुआ है। 2 यात्रियों की इसमें मौत हुई है। 16 से 18 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम थी और लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुखद हादसा जिसमें 2 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 16 से 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर की जेलों में महिला कैदियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। अपराधों पर नजर रखने वाली लंदन की एक संस्था इंस्टीट्यूट फॉर क्रिमिनल पॉलिसी रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 साल में हिंसक अपराधों की दोषी महिला कैदियों की संख्या में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ, जिसमें अमेरिका सबसे आगे, जहां 2 लाख से ज्यादा महिलाएं जेलों में बंद हैं। वहीं चीन इस मामले में दूसरे नंबर पर है, जहां महिला कैदियों की संख्या करीब 1 लाख है, जबकि रूस में करीब 50,000 महिला कैदी हैं। हालांकि इन देशों के मुकाबले भारत की जेलों में करीब 18,000 ही महिला कैदी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की जेलों में अभी 7 लाख से ज्यादा महिला कैदी हैं, जो कुल कैदियों का 7%। भोपाल में कुछ ही घंटों में 1 दर्जन से ज्यादा बाइकों और 2 बसों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में करीब 15 बाइकों और बस डिपो में खड़ी 2 सरकारी बसों में आग लगा दी और फरार हो गए, जिसके बाद दोनों बसें जलने लगीं। बस की खिड़कियों से ऊंची ऊंची लपटें और धुआं उठने लगा। ये आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में वो आग के गोले में तब्दील हो गईं। बस में आग लगने से धमाके भी हुए। वहीं भोपाल के ही चूना भट्टी इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा बाइकों में आग लगा दी गई। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। बाइकों पर पानी की बौछार कर आग बुझा दी गई, लेकिन हादसे में बाइकें जलकर राख हो गयी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 208 लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को शिक्षण संस्थानों में लेफ्ट की तरफ से हो रही हिंसा के विरोध में चिट्ठी लिखी है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े इन लोगों ने शिक्षण संस्थानों में हो रही हिंसा पर निराशा जाहिर की। आरोप लगाया कि छात्र राजनीति के नाम पर लेफ्ट अपना एजेंडा चला रही है। चिट्ठी में लिखा गया कि जेएनयू से लेकर जामिया तक और एएमयू से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी के परिसरों में हाल ही में हुई घटनाओं में लेफ्ट की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो चिंता की बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय परिषद, खासकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, एएमयू जादवपुर, जहाँ पर पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है, उन गतिविधियों का अंत होना चाहिए। विश्वविद्यालय की संपत्ति को, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ न चलें, राष्ट्र विरोधी नारे न लगें। मैं एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, और हमने कुछ एकेडमिशियंस ने मिल के प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इस तरह की वायलेंस को पूरी तरह से कंडेम किया गया है। ये सारी चीज़ें एकेडमिक एटमॉस्फेयर में तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। आप जो हैं उठा के जो लोग पिटे हैं, आप उन लोगों को ये ऊपर ही चार्जेस लगा रहे हैं। जो मेन जो मुद्दा था जिसकी वजह से ये इशू बना है, उसके बारे में आपने एक भी अरेस्ट नहीं किया, आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। आप जो हैं किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम नहीं कर रहे अभी। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे कांग्रेस नेता शशि थरूर को विरोध का सामना करना पड़ा। शशि थरूर के मंच पर पहुंचते ही कुछ छात्रों ने उनका विरोध शुरू किया। शशि थरूर को वहां विरोध में पोस्टर दिखाए गए। मुस्लिम कट्टरपंथियों पर किए गए एक पुराने ट्वीट पर थरूर का विरोध हुआ। शशि थरूर के वहां रहने के समय भीड़ में फ्री कश्मीर का एक पोस्टर भी दिखाई दिया। 2 तस्वीरें आपके सामने। शशि थरूर का विरोध हुआ। जो पुराना ट्वीट शशि थरूर ने किया था उसको लेकर के लोगों ने हाथों में बैनर लिए थे। एक तरफ वो छात्रों को संबोधित करते रहे, दूसरी तरफ बैनर लेकर के वहां पर छात्र उनका विरोध करते रहे। ये अनफॉर्चुनेटली ये सीएए एक्ट इसकी बिट्रेयल है। जो महात्मा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान दिया हमारे एकता के लिए, कि हिंदू मुसलमान की उन्नति के लिए, गंगा जमनी तहजीब का अपमान किया है। भाई भाई को हिंदू मुसलमान किया है आपने, ये कभी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन उनका विरोध यहाँ पर हो रहा है। देखिए लाल प्ले कार्ड्स लेकर लोग खड़े हैं जिस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और यहाँ पर शशि थरूर संबोधित कर रहे हैं। देखिए मंच की तरफ मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। ये विरोध क्यों कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी ट्विटर पर हुई थी जिसमें
ला इलाहा इल्लल्लाह को लेकर जो इसके साथ खड़े थे लोग, उसके विरोध में एक ट्वीट जो है शशि थरूर ने किया था। हालांकि सफाई भी आई थी बाद में शशि थरूर की, लेकिन यहाँ पर शशि थरूर लगातार बोल रहे हैं और दूसरी तरफ नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। दो तस्वीर आपके सामने। जामिया में शशि थरूर का विरोध हुआ, फ्री कश्मीर का पोस्टर भी यहां पर दिखा। और इससे पहले मुंबई में जब छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सीएए का, उस वक्त भी फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाई दिया था। अब जामिया यूनिवर्सिटी में शशि थरूर छात्रों के बीच पहुंचे थे और वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा पुराने अपने ट्वीट को लेकर, जिस पर एक छात्र ने फ्री कश्मीर का पोस्टर भी पकड़ा हुआ था। जामिया यूनिवर्सिटी के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर जेएनयू पहुंचे। ट्रैफिक की वजह से थरूर मेट्रो से जेएनयू पहुंचे, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। जेएनयू में छात्रों को संबोधित करते हुए थरूर ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और टुकड़े टुकड़े गैंग पर शशि थरूर ने बीजेपी को ही घेरा। It is wrong in principle because it's the first time that a religious test has been introduced into the definition of Indian citizenship. In our country, has it mattered what your religion was to qualify to be an Indian citizen? And the fact that this government doesn't understand that is the biggest shame of all. यूपी के मुरादाबाद में 7 से 8 बदमाशों ने टाइल्स की एक दुकान से चोरी की और पुलिस की आंखों के सामने ही फरार हो गए। बदमाशों ने दुकान में सो रहे 2 आदमियों से मारपीट भी की। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई बदमाश दुकान में चोरी करने के बाद पुलिस के सामने से भागते दिखाई दिए। इससे पहले बदमाशों ने दुकान के अंदर सो रहे एक आदमी को बंधक बना लिया और फिर कैश काउंटर से रुपए निकालकर जेबों में भरने लगे। इस बीच और भी बदमाश वहां पहुंच गए। बदमाशों ने काउंटर की सभी अलमारियों को खंगाल डाला और उनमें रखे रुपए और कीमती सामान बटोर लिया, लेकिन इतने में भी उनका मन नहीं भरा, जिसके बाद वो दुकान में मौजूद एक दूसरे आदमी को काउंटर के पास लाए और हथियारों के बल पर उसे डरा धमकाकर दुकान में रखे रुपयों के बारे में पूछने लगे। बदमाशों ने उस आदमी से मारपीट भी की। इस बीच पुलिस को वारदात की जानकारी मिली और वो वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस वाले वहां से भाग खड़े हुए और बदमाश बड़े आराम से फरार हो गए। बताया गया कि बदमाश दुकान से 41,000 की नकदी ले गए। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर सिपाही भर्ती की परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस परीक्षा के लिए अलग अलग जिलों में बने सेंटर तक जाने के लिए हजारों छात्र स्टेशन पहुंचे, लेकिन छात्रों की भारी भीड़ की वजह से उन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, जिस पर गुस्साए छात्रों ने वहां से गुजर रही डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने जमकर पथराव किया, जिससे ट्रेन के कई शीशे चकनाचूर हो गए। इस पथराव की वजह से ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। राजधानी एक्सप्रेस तो किसी तरह स्टेशन से निकल गई, लेकिन इसके ठीक बाद वहां पहुंची हावड़ा काठ गोदाम बाग एक्सप्रेस को छात्रों ने जबरदस्ती रुकवा लिया। वो ट्रेन के पहुंचने से पहले ही रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए। हालांकि ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन छात्रों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और फिर जैसे ही ट्रेन रुक गई, उस पर चढ़ने के लिए उनके बीच होड़ मच गई। छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए कई बोगियों के दरवाजे खोले ही नहीं गए, जिसके बाद छात्र उन्हें पीटने लगे। देखते ही देखते पूरी ट्रेन पर छात्रों का कब्जा हो गया। ट्रेन के अंदर उन्हें जहां जगह मिली वो खड़े हो गए। कुछ छात्रों को दरवाजे से अंदर जाने की जगह नहीं मिली तो वो खिड़कियों के रास्ते अंदर जाने की कोशिश करने लगे। छात्रों के इस हंगामे की वजह से दूसरे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली ट्रेन के इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे एक ऐसा इंजन बनाने की कोशिश में है जिसे हाइड्रोजन से चलाया जा सकेगा। बताया गया कि चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र रेलवे के साथ मिलकर इस इंजन को बनाने में जुटे हुए हैं। इस ट्रेन में 4 पैसेंजर कोच होंगे, जबकि एक कोच में हाइड्रोजन सिलेंडर, ईंधन सेल और दूसरे उपकरण लगाए जाएंगे। बताया गया कि शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से चलने वाला इंजन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला जा सकता है। हाइड्रोजन से चलने वाले इस इंजन की मदद से 2021 के आखिर तक पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक वीडियो की बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने आम आदमी के इस वीडियो के जरिए मनोज तिवारी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। दरअसल इस वीडियो में आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए तैयार किया गया गाना इस्तेमाल किया गया है और इसके वीडियो में मनोज तिवारी की फिल्मों के हिस्से दिखाए गए हैं। दिल्ली के हक लड़ कर लेने को रोका तो देखो लाख दुनिया रे बंदा तैयार
अरविंद देखो मन बना लिया तो बना लिया जो कहा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान पर महागठबंधन में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। जगदानंद सिंह ने चुनाव जीतने पर आरजेडी से सीएम होने का दावा किया और राज्य में सीटों के बंटवारे में आरजेडी का अहम रोल बताया। साथ ही ये भी दावा किया कि अगर सीट बंटवारे पर महागठबंधन में बात नहीं बनी तो वो अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लगता है कि लोग भ्रम के शिकार हैं। आरजेडी 233 सीटों पर 43 सीटों पर लड़ती रही है, सरकार बनाती रहती है। जगदानंद सिंह के इस बयान पर आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भड़क गई और उसने भी अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। तो गठबंधन के चलते कम सीटों पर लड़ते हैं ना कि हमारा गठबंधन मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी सक्षम है, हम 243 सीट पर हमारे संगठनिक गतिविधियां हैं, हम तैयारी भी कर रहे हैं। आरजेडी के बयान पर जीतनराम मांझी ने कांग्रेस के रुख का समर्थन किया और कांग्रेस को अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी। सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस में ये मदा है, उसको कहना नहीं चाहिए, करना चाहिए। शिमला में बर्फबारी रुकने के 2 दिन बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। बर्फबारी की वजह से पूरे राज्य में 600 से भी ज्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं। और जो रास्ते खोले भी गए उन पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बर्फ पिघलने की वजह से फिसलन इतनी थी कि उस पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो गया। जैसे तैसे गाड़ियां धीरे धीरे निकलती रहीं, लेकिन कई जगहों पर फंस गईं। इसके अलावा लोगों को जरूरत के सामान मिलने में भी परेशानी हुई, क्योंकि दूध, सब्जी जैसे सामान अभी भी कई इलाकों तक नहीं पहुँच सकते थे। ऊपरी शिमला जो है पूरी तरह से कटा हुआ है। राजधानी के जो उपनगर हैं, कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर अभी चलना भी संभव नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति जो है अभी सामान्य नहीं है। बर्फबारी रुकने के बावजूद जो गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थीं, उन पर अब भी बर्फ जमी थी। एक आदमी अपनी गाड़ी के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाता नजर आया। उस पर बर्फ इतनी थी कि उसे हटाने में काफी देर लगी। वहीं प्रशासन की मदद से कई रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी जारी रहा, लेकिन शिमला घूमने आए सैलानी मौसम का लुत्फ उठाने के बाद अब वापस जाने के लिए परेशान दिखे। यहाँ से जाना ही मुश्किल हो रहा है और वापस कैसे जाएंगे वो भी दिक्कत आ रही है। फिसलन भरी सड़क पर पैदल चलना भी किसी परेशानी से कम नहीं था। एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोग किसी तरह पैदल चलने को मजबूर दिखे। केरल के कोच्चि में समंदर किनारे नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई एक और अवैध बहुमंजिला इमारत को गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मारदू में बनी इस अवैध इमारत को भी गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद जैन कोरल नाम की अवैध इमारत को विस्फोटक लगाकर गिरा दिया गया। धमाके के साथ चंद सेकंड में ये इमारत जमींदोज हो गई। अवैध बहुमंजिला इमारत को गिराने से पहले आसपास के इलाके को सायरन बजाकर खाली कराया गया था। इमारत को गिराने के लिए पहले काउंटडाउन भी दिया गया और जैसे ये पूरा हुआ, इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इमारत के गिरने के बाद हर तरफ उसका मलबा ही नजर आया, जिसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत को गिराने के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए थे। जहां इमारत गिराई गई उस इलाके को नो फ्लाइट जोन घोषित किया गया था। हालांकि इमारत को गिरता देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ मौजूद थी। कनाडा के मॉन्ट्रियल में उड़ान भरने के दौरान एक विमान का एक पहिया टूटकर अलग हो गया। हादसा तब हुआ जब ये विमान रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन टेक ऑफ करने के साथ ही विमान का एक पहिया निकलकर नीचे गिर गया। इससे पहले विमान के रनवे पर दौड़ने के दौरान उस पहिए से तेज चिंगारियां निकलती दिखीं। इसके बावजूद विमान उसी हालत में रनवे पर दौड़ता रहा। धीरे धीरे विमान की स्पीड बढ़ती गई और उसने जैसे ही टेक ऑफ किया वो पहिया निकलकर नीचे गिर गया। विमान की ये हालत देख उसके अंदर मौजूद यात्री हैरान रह गए। पहिया निकलने की जानकारी मिलने के बाद पायलट ने विमान को दोबारा मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान फ्यूल खर्च करने के लिए पायलट विमान को करीब 2 घंटे तक हवा में ही उड़ाता रहा, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां शुरू की गईं। सिर्फ एक पहिए से विमान को लैंड कराना काफी खतरनाक था, लेकिन पायलट ने किसी तरह विमान को सही सलामत रनवे पर उतार लिया।
दिल्ली में बीजेपी नेता जय भगवान गोयल की किताब आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार ने किताब के नाम पर सवाल खड़े किए हैं। त्याच्या दिल्ली शाखेनं ज्या पद्धतीनं शिवाजी महाराज, आज के शिवाजी महाराज म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावानं पुस्तक काढले, त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत। ज्या पद्धतीनं हे पुस्तक काढण्याचा प्रयत्न झालाय, महाराजांच्या कार्याला, महाराजांना कमी लेखण्याचा आणि त्यांची त्या ठिकाणी जी काही उंची आहे ती कमी करण्याचा प्रयत्न या प्रयत्नातून झालेला आहे, हे निश्चित आहे। शिवाजी महाराज और नरेंद्र मोदी जी की तुलना करने की जरूरत नहीं है। शिवाजी महाराज के कार्यकाल में वो बहुत बड़े ग्रेट राजा थे। जो लेखक ने जो इसी तरह का कंपैरिजन किया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन दोनों भी नेता ग्रेट नेता है और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी तुलना करना ठीक नहीं है। नागरिकता कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम कोलकाता के बेलूर मठ पहुंचे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए ममता बनर्जी समेत विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि नागरिकता कानून से देश के किसी भी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर हंगामा करने का आरोप लगाया। जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। वे भी समझदार है, लेकिन समझना चाहते नहीं हैं। इससे पहले पीएम ने श्रद्धालुओं के साथ बेलूर मठ का दौरा किया। उन्होंने वहां संतों के साथ भजन भी गाए। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेलूर मठ के किनारे एक नाव पर भी सवार हुए। हरियाणा के यमुनानगर में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि एक बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारती हुई एक गाड़ी से जाकर भिड़ गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई और सड़क की दूसरी तरफ खड़ी एक गाड़ी से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। मौका पाकर कार सवार वहां से भाग निकला, लेकिन आगे जाकर ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोक लिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन वो कार सवार को पकड़ नहीं सकी। इंजर्डों को तो एम्बुलेंस ले गई थी हॉस्पिटल में, और वो गाड़ी थी, जो गाड़ी को हमारा ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ रोक लिया था, तो गाड़ी को हमने कब्जे में ले लिया। हादसे के बाद वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग गाड़ी के नीचे दबे आदमी को बाहर निकालने लगे। पुलिस ने भी हादसे वाली जगह पहुंचकर जांच पड़ताल की। तलाशी के दौरान कार के अंदर से हुक्का बरामद किया गया, जिससे आशंका जताई गई कि हादसे के वक्त कार सवार नशे में था। इस हादसे में दोनों कारें और एक स्कूटी भी बर्बाद हो गई। जेएनयू में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई। जेएनयू में विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई। ये एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़ाई